चलिए, तो आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मतपाल और साथ ही हमारे साथ हैं बजाज कैपिटल के फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप निदेशक अनिल चोपड़ा। आप दोनों का ही इस खास पेशकश में स्वागत है। और जैसे कि हम आज इंश्योरेंस और ख़ासतौर से लाइफ इंश्योरेंस से शुरुआत करने वाले हैं, तो अक्सर हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस को रिटर्न की कमाई के लिहाज से ख़रीदा जाता है या रिटर्न को देखते हुए ख़रीदा जाता है, और अगर कमाई नहीं हो रही है तो उस प्लान में पैसे लगाना बेकार है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए सही लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता अभी तक नहीं है, जो कि होनी चाहिए। और इसीलिए भी क्योंकि आपके बाद आपके अपनों को कर्ज और आर्थिक अनिश्चितता का सामना ना करना पड़े, इसीलिए भी एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब भी हम प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो सबके जहन में टर्म प्लान आता है। टर्म प्लान क्यों ज़रूरी है? टर्म प्लान क्यों एक प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है? पंकज जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि टर्म कवर को सही जरिया लाइफ इंश्योरेंस का क्यों माना जाता है? बिल्कुल कविता, देखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आप जब इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस तरह की जो पॉलिसीज होती है उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, तो जितना कवर चाहिए उतना कवर मिल नहीं पाता। और साथ ही इस तरह के प्लान्स में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो ना तो यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस का मकसद है वो पूरा हो पाता है, और ना ही आपका इन्वेस्टमेंट का जो मकसद है वो पूरा हो पाता है। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। कहने का मतलब यह है कि जब इंश्योरेंस की जरूरत हो तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपकी कितनी जरूरत है, आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से जितना पैसा आप अपने फ्यूचर के लिए जमा करना चाहते हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, मैरिज हो, या कोई भी प्लानिंग हो, घर खरीदना हो, उनके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और साथ ही आपका जो लोन वगैरह है, तो यदि कुछ हो जाता है तो उस केस में वो गोल तो वहीं रहेंगे। तो आपको उतना इंश्योरेंस लेना चाहिए कि आपकी एब्सेंस में भी वो गोल पूरे हो सके, और साथ ही जो लोन लिया हुआ है वो बिना किसी दिक्कत के जो इंश्योरेंस से कंपनसेशन मिलेगा, जो क्लेम मिलेगा, उससे उसको रीपे किया जा सके। इसके लिए टर्म प्लान क्योंकि बहुत ही कम, क्योंकि इस पर हमें अच्छी खासी बात करनी है और लंबी बात करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि अनिल चोपड़ा जी के पास मैं जाऊं। टर्म कवर की अहमियत तो पंकज जी ने समझा दी, और क्यों ये सही फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है ये भी हमें समझ में आ गया है कुछ हद तक। लेकिन बारीकी में अगर मैं जाऊं तो जब कोई टर्म कवर लेता है अनिल जी, तो एक निर्धारित अवधि के लिए लेता है, ठीक है। आजकल तो हमने देखा है कि 100 साल तक के भी आपको टर्म कवर मिल जाते हैं, लेकिन जब भी हम कवर सुनिश्चित करते हैं तो कितने उम्र तक करना चाहिए, और हमारे कर्ज और हमारी जितनी भी आर्थिक जिम्मेदारियां हैं जो हमारे ना रहते हुए हमारे परिवार वालों पर भारी पड़ सकती हैं, उनकी एक फाइनेंशियली स्मूथ लाइफस्टाइल को हम कैसे इंश्योर करें, ये बातें हम कैसे काउंटर करें, कैसे फैक्टर इन करें, कैसे कैलकुलेट करें एक टर्म कवर लेते वक्त? देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लें कि जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में सबसे सस्ता प्लान होता है, यानी कि जिसमें सबसे कम प्रीमियम होता है और सबसे ज्यादा कवरेज होती है। तो यहाँ पे ऐसे टर्म इंश्योरेंस कंसिडर करने का कि आप सस्ता है इसीलिए इसको ले लीजिए, मेरे ख्याल से सस्ता है वो अच्छी बात है, वो उसके साथ एक पार्ट एंड पार्सल है, बट क्योंकि ये प्लान सस्ता है इसीलिए सबसे अच्छा है क्राइटेरिया नहीं हो सकता है ना। जी, आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैं वही कह रहा था कि आपने शुरुआत की थी कि इंश्योरेंस से रिटर्न, तो इंश्योरेंस से रिटर्न करने की बात ही बेमानी है, क्योंकि इंश्योरेंस से रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमको। इंश्योरेंस से हमको उम्मीद करनी चाहिए प्रोटेक्शन की, हमारे फैमिली के प्रोटेक्शन की। उसके लिए हमें खर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस जो है वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में सबसे कम प्रीमियम पे सबसे ज्यादा कवरेज देने वाला प्लान है, और इसमें कभी कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता है, इसकी कोई रिटर्न नहीं होती है, ये पैसा वापस नहीं आता है। ये जस्ट लाइक कार इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि अगर कार को कुछ नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम चला गया, ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस का प्लान है। और हम ये कहते हैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर कि जैसे ही कैरियर की शुरुआत होती है, जैसे ही आप अपनी नौकरी शुरू करते हैं, सबसे पहली जो आपकी लाइफ में कोई भी पॉलिसी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए टर्म प्लान। क्योंकि आपकी जिंदगी के ऊपर कुछ लोग निर्भर हो सकते हैं, वो आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी स्पाउस हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ के ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंट है तो पहला आपका फर्ज ये बनता है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेके
अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लें। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि इसका थंब रूल क्या है। थंब रूल यह है कविता कि जितनी भी आपकी सालाना आमदनी है उसका कम से कम 10 गुना का आपके पास इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैकेज स्टार्ट हुआ है 5 लाख रुपए पे साल का, तो कम से कम 50 लाख रुपए की आपके पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे पहले ले लेनी चाहिए। और उस सैलरी में, जब आपकी सैलरी सिर्फ 5 लाख है, अगर आप लेंगे यूलिप या कोई और मनी बैक प्लान, तो वो नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। टर्म प्लान ही एक ऐसा प्लान है जो आपको 8-10 हजार रुपए प्रीमियम पे भी 50 लाख की कवरेज दे सकता है, बशर्ते कि आपका वजन ठीक ठाक है, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, और आपकी हेल्थ ठीक ठाक है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे चलती है, आपकी लाइफ में तरक्की होती है, आपकी आमदनी 5 लाख से 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख होती है, तो आपको अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में इजाफा करना चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए। और जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, बच्चे बढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपकी सालाना आमदनी है, अगर 10-15 साल के बाद आपकी आमदनी बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है, तब आपके पास टोटल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए 2 करोड़ रुपए की, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो फैमिली का आपने एक सवाल में दे दी अनिल जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सांस ले लीजिए और तमाम पहलू जो आपने अपने जवाब में अभी बताए हैं ना, उन पर हम एक एक करके इस पूरे शो में आते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा और वो कंफ्यूज बैठे रहेंगे। एक एक मुद्दा उठाते हैं, ठीक है? तो आपने कहा कि अगर आपके ऊपर कोई आर्थिक तौर पर आश्रित है तो उसको टर्म प्लान लेना चाहिए, लेकिन पंकज जी सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे ऊपर अगर कोई है नहीं फाइनेंशियल डिपेंडेंट, तो मैं टर्म प्लान नहीं लूं, लाइफ इंश्योरेंस के खर्चे से क्या मैं बच सकती हूँ? बिल्कुल कविता, सही कहा आपने। लाइफ इंश्योरेंस तभी इंपॉर्टेंट है जब आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अब कई बार ऐसा होता है कि यंग एज में ये सोच के कि आगे फैमिली होगी, कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगा, और जल्दी लेंगे तो प्रीमियम कम आएगा, इस वजह से कई बार लोग टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। बट मेरा मानना यह है कि टर्म इंश्योरेंस स्पेशली आपको तभी लेना चाहिए जब आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। ऑलराइट, अब मुझे आपसे ये समझना है पंकज जी कि हम क्योंकि लाइफ होम लोन की बात कर रहे हैं, होम लोन एक ऐसा लोन है जो अमूमन सबके पास होता है, और आर्थिक तौर पे अगर आप देखें तो आपके बाद ये एक बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, कर्ज कह दीजिए इसको, लाइबिलिटी कह दीजिए, जो आपके ना रहने पे, अगर आप एक लौते कमाने वाले हैं अपने परिवार में, तो आपके परिवार पर भारी पड़ सकता है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि अगर मेरे ऊपर 50 लाख का मान लीजिए होम लोन है और मुझे अपने लिए एक टर्म कवर भी लेना है, जो कि आज की तारीख में अगर मेरे पास होम लोन है तो लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं किस तरह से अपना टर्म कवर लूं और कैसे उसमें अपनी होम लोन की राशि, बकाया राशि या पूरा होम लोन की राशि उसमें शामिल करके कवर ऐड इन करके लूं? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पर पहली बात तो यह है कि यदि आपके पास अलग से टर्म इंश्योरेंस है जो कि आपके जो दूसरे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको ध्यान में रखकर लिया गया है या आपकी इनकम के हिसाब से आपने लिया है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जितना आपने लोन लिया है उसकी जो भी मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यदि अभी भी लोन लिया है तो इसका मतलब पूरी आउटस्टैंडिंग है, उतने अमाउंट का आपको डेथ बेनिफिट के साथ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और साथ ही मैं बता दूं, कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन पॉलिसी, यानी कि जितना जितना आपका लोन का रिपेमेंट होता जाएगा उतना ही आपके पॉलिसी में डेथ बेनिफिट कम होता जाएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज भी होती हैं जो ऑलमोस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरह ही होती हैं, लेकिन उसमें आपका जो डेथ बेनिफिट होता है वो समय के साथ कम होता जाएगा, लेकिन क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत कम नहीं है, तो यहां पर मैं बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान विथ फिक्स डेथ बेनिफिट लेना बेहतर रहेगा। और साथ ही ध्यान रहे उसका जो टर्म हो वो उतना हो जितना कि आपके इंश्योरेंस का टर्म, जितना कि आपके लोन का टर्म है। यदि आपने 20 साल का टर्म लिया है अपने लोन का, तो आपकी पॉलिसी का टर्म भी 20 साल होना चाहिए। अच्छा, फिक्स डेथ बेनिफिट, अनिल जी इसी पर विस्तार से और बात करते हैं, क्योंकि होम लोन को इसके तहत आप कवर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं चाहती हूं कि आप आसान भाषा में हमें ये समझाएं कि जैसे जैसे आपका होम लोन का बकाया है, जैसे जैसे वो कम होता रहेगा, वैसे वैसे आपका जो सम एश्योर्ड है टर्म कवर का वो भी कम होता रहेगा, तो इस रेशियो में मेरा प्रीमियम कितना कम होगा? देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेटेस्ट से कि 1 करोड़ का घर है, आपने उसके अगेंस्ट 75 लाख रुपए का लोन लिया है, तो जैसे ही आपकी किस्तें स्टार्ट होंगी उसी के साथ ही आपको आजकल बंडल्ड प्रोडक्ट्स आते हैं कि साथ ही साथ आपको एक इंश्योरेंस प्लान भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि जिससे
अगर किसी जिसने लोन लिया है उसको कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली वालों को ऊपर भाग नहीं पड़ना चाहिए कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट जानी है, जो ईएमआई जानी है, वो कहां से लेकर आएंगे अगर वो इंसान ही नहीं रहा। तो उससे बचने के लिए, उस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ये नए तरह के प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, जिसमें होम लोन का अमाउंट रिड्यूसिंग बैलेंस पे कवर्स रहती है। तो अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे 75 लाख रुपए पे स्टार्ट किया, 1 साल के बाद वो 75 लाख कम होकर रह जाएगा 70, फिर 65, फिर 60 कम होता जाएगा। तो उसी हिसाब से जो आपकी इंश्योरेंस की कवरेज अमाउंट है वो भी कम होती जाएगी, और उसी ही अनुपात में ही आपका जो प्रीमियम है वो भी लगातार कम होता जाएगा। तो आपके वो जेब पे उसका बोझ कम होता जाएगा। और याद रहे कि इस टर्म इंश्योरेंस की भी जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसमें भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी सेक्शन 80C में। तो डबल फायदे हैं कि एक तरफ तो आपकी मेंटल कंफर्ट हो गया कि फैमिली के ऊपर कोई विपत्ति नहीं टूट पड़ेगी अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो, क्योंकि पूरी की पूरी रकम जो बकाया है लोन की वो इंश्योरेंस कंपनी देगी फिर उस बैंक को जहां से लोन लिया हुआ है, और सारी लायबिलिटी जो है फैमिली की खत्म हो जाएगी और घर उनके नाम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे अमाउंट कम होता जाएगा, आपका प्रश्न ये था, उसी अनुपात में ही प्रीमियम भी कम होता जाएगा। और पंकज जी ने बड़े अच्छे से बताया कि जितना लोन का पीरियड है, जैसे लोन अगर 10 साल का लिया है तो टर्म प्लान भी 10 साल का होना चाहिए, अगर लोन 20 साल का है तो टर्म प्लान भी 20 साल का होना चाहिए। और जैसे ये मॉर्गेज लिंक्ड प्लान्स हैं, तो यानी कि जितना अमाउंट अभी बकाया रह गया है उतने ही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस की कवरेज होगी, और वो क्योंकि कम होता जाएगा उस हिसाब से उसका प्रीमियम भी कम होता जाएगा। पंकज जी, एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, ठीक है, ये तो टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए अलग से, ये वो वाली बात हो गई, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब कोई शख्स होम लोन लेने जाता है ना किसी बैंक के पास, तो उनको चिपका दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, बैंक जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑफर करते हैं ना, वो किस तरह से होते हैं जो बंडल्ड आते हैं आपके होम लोन के साथ? बिल्कुल, देखिए वो भी आपको टर्म प्लान ही देते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वन टाइम प्रीमियम लेते हैं। तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जिसका जो कवर होता है वो पूरे 20 साल का हो सकता है यदि आपके लोन का पीरियड 20 साल का है, लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है। और क्या करते हैं, जो सिंगल प्रीमियम होता है उसे लोन में जोड़ देते हैं, यानी कि आप एक तो प्रीमियम पे कर रहे हैं और उस प्रीमियम पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि उस अमाउंट को लोन में जोड़ दिया गया। तो आप बैंक को यह बोले कि मुझे टर्म प्लान लेना है, एक तो आप कंपेयर करें, जरूरी नहीं है कि आपको उनसे ही लेना है, क्योंकि आरबीआई की ऐसी गाइडलाइन है कि लोगों को समझाया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए जब भी कोई बोरोवर, कोई भी कस्टमर जाता है बैंक में लोन लेने के लिए, तो वो ये कहे कि मैं ये कंपेयर करूंगा और जहां सस्ता मिलेगा मैं वो लूंगा और आपको आके बता दूंगा। और साथ ही यदि आप उसी बैंक से ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि आप रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लें, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेने की बजाय, क्योंकि अदरवाइज सिंगल प्रीमियम का जो प्रीमियम होता है वो एक साथ काफी होता है, और फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, वो भारी पड़ता है। एक चीज मुझे अनिल जी आपसे ये समझनी है कि मान लीजिए जिस तरह से होम लोन पर आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बिना मकसद के और बिना मतलब के जो है वादे कर दिए जाते हैं। अगर किसी को इंश्योर करना है कि ये वही है जो हमें बेचने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरह की अंडरराइटिंग ले लेनी चाहिए बैंक के साथ? जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिए जा रहे हैं, जो लोन के पेपर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, आपको इन बिटवीन दी लाइंस उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि जो भी साथ में एडिशनल पॉलिसीज दी जा रही हैं वो आपके हित में होनी चाहिए, और उससे ये ना हो कि आपको वही पॉलिसी अगर आप इंडिपेंडेंट लें किसी एक अलग किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना अमाउंट बता के कि मैंने 50 लाख का लोन लिया है और ऐसे ऐसे वो कम होता जाएगा अगले 20 साल तक, तो वहां से आप उसको लेके अगर कंपेयर करें, तो जैसे पंकज जी ने बताया कि ऐसी कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि जो बैंक आपको लोन दे रहा है और साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की, चिपकाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप उसको कंपेयर करके अपने फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेके और उसी से मिलती जुलती पॉलिसी अगर आपको मार्केट में कम रेट पे मिलती है, तब आप बैंक को बोल सकते हैं कि मैं आपसे सिर्फ लोन लूंगा और जो पॉलिसी है वो मैं ये वाली इस इंश्योरेंस कंपनी से ले रहा हूं क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है। और बाकी जो दूसरे जो लुभावने, जो प्रलोभन दिए जाते हैं, उनसे तो बचना ही चाहिए और इन बिटवीन दी लाइंस पढ़ के अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, बजाय इनके कि आप उनकी बातों में आके और ज्यादा अमाउंट अपनी जेब से दे बैठे।
ये तमाम बारीकियां लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, जिसका सही फॉर्म है टर्म इंश्योरेंस प्लान, और कैसे अगर आपके ऊपर भी एक होम लोन है तो अपने होम लोन को अपने लाइफ इंश्योरेंस के तहत आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि आपके बाद आपके अपनों के ऊपर किसी भी तरह की फाइनेंशियल लाइबिलिटी होम लोन से जुड़ी हुई तो बिल्कुल ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मुद्दा है, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम कोई इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर दे तो आप क्या करें। तो सबसे पहले पंकज जी, रिजेक्शन जो होता है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो किस बेसिस पर होता है, क्या क्या वजह है इसके पीछे? इससे जो मेन वजह होती है वो तो ये होती है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, यानी कि पॉलिसी का प्रपोजल भरते समय आपने शायद कोई बात ना बताई हो सकती हो नेग्लिजेंस हो या फिर जानबूझ के आपने छिपाई हो। और जब क्लेम आता है, स्पेशली अर्ली क्लेम जब आते हैं, तो उस केसेस में ऐसा होता है कि तब क्योंकि वो बातें मालूम हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, तब वो क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए जब आप पॉलिसी लें उस वक्त सभी बातें, चाहे आपको एजेंट ऐसा बोले भी, कई बार सुनने में आया है कि एजेंट ऐसा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उस वक्त उनको पॉलिसी बेचनी होती है। तो मेरी सलाह तो यही है कि हमेशा प्रपोजल फॉर्म भरते समय आप उसमें जो भी सवाल पूछा है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका उत्तर दें ताकि क्लेम आपका टाइम पर सेटल हो। अनिल जी, यहाँ पर मेरा इशारा साफ तौर से इंश्योरेंस लोकपाल की ओर है, लेकिन इंश्योरेंस लोकपाल या ओम्बुड्समैन के पास जाने से पहले अगर आपका क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करती है तो क्या आपके पास ये हक है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से पूछें, या उनकी जवाबदेही बनती है कि आपको बताएं कि आपका जो क्लेम है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा हक है इंश्योर्ड पर्सन का कि अगर उसका क्लेम रिजेक्ट, देखिए लाइफ इंश्योरेंस में जो रिजेक्शन है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इंसान अगर गुजर गया है और इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 98-99% केसेस में तो क्लेम सेटल ही होते हैं। 1-2% में जहां पे रिजेक्शन होता है उसमें कोई खास वजह रहती है, जैसे पंकज ने बताया कि अगर कोई इंपॉर्टेंट जैसे डिसीज थी वो छुपा ली। अब आपको पता होगा कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल टेस्ट के टाइम अगर आपके पास कोई पुरानी कोई बीमारी चल रही है, उसके बारे में नहीं बताया है आपने और बाद में उसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर सकती है ये बोल के कि आपने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपने सारी चीजें सच्चाई से बताई थी, उसके बावजूद भी आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है किसी फ्रिवलेस रीजन पे, तब आपके सामने 3-4 रास्ते हैं। देखिए, एक तो पहले आप अपने एजेंट को शिकायत करें कि वो आपके बिहाफ पे कंपनी से जाके लड़े और उनसे पूछे कि क्यों क्लेम रिजेक्ट हुआ है। दूसरा, अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू गए हैं तो ब्रोकर जो है वो तो इंश्योरेंस कंपनी के बराबर ही होता है, आप उसको भी पार्टी बना के आप कह सकते हैं कि मेरा जो क्लेम रिजेक्ट हुआ है मुझे इसकी पूरी वजहात बताई जाए। इसके बाद फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं और उनके जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं, आप उनको अपनी पॉलिसी नंबर लिख के और पूरा डिटेल लिख के कि ऐसे ऐसे नॉमिनी नेचुरली करेगा कि भाई इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, इतना अमाउंट ड्यू बनता था और इतने महीने हो गए हैं और हमारा क्लेम नहीं पास हो रहा है और हमें बताया भी नहीं जा रहा है, तो वो उसका पूरा उसका जवाब देंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब आपके पास तो लोकपाल तो है ही है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास तो आप जा ही सकते हैं, वो लास्ट रिजोर्ट होता है, वहां से तो आपको पूरा न्याय मिलेगा क्योंकि आप सारे फैक्ट्स जो तथ्य हैं वो आप उनके सामने रखेंगे, जिसको जिसको आपने अप्रोच किया वहां से जो जो जवाब मिला वो सारे रख के डालेंगे और अगर आपकी बात में सच्चाई है तो 100% इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है वो आपके फेवर में निर्णय देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को ये ऑर्डर करेंगे कि आपका क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए। बिल्कुल, जो कि हमने आमतौर पे देखा भी है कि ओम्बड्समैन के पास जाने के बाद होता ही है। लेकिन पंकज जी, ओम्बड्समैन के पास जाने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह की शिकायतें ओम्बड्समैन सुनता है जहां तक इंश्योरेंस की बात है? बिल्कुल, देखिए पहले तो आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो भी वहां पर ऑफिसर है उनको अप्रोच करना होगा। अगर 15 डेज में आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उस रिप्लाई से, तभी आप ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। ओम्बड्समैन के पास में आपको पहले कंप्लेंट करनी होती है, उसके बाद में ओम्बड्समैन इंश्योरेंस कंपनी से पूछता है इसके बारे में और आपकी जो शिकायत है उसको रजिस्टर कर लेता है। शिकायत रजिस्टर करने के बाद हियरिंग होती है जहां पर आपको बुलाया जाता है, साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आना होता है और वहां दोनों की बातें सुनी जाती हैं। उसके बाद आपकी बात सुनने के बाद ओम्बड्समैन उस पर फैसला सुनाते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनी को मानना ही पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। लेकिन अगर इंश्योर्ड पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इसके आगे कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन को यह हक है कि वो आगे भी जा सके, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात फाइनली माननी पड़ेगी।
साथ ही जैसे आपने कहा किस तरह की शिकायतें, ये सिर्फ क्लेम को लेकर नहीं है, बल्कि यदि आप किसी और बात से भी सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे कि चाहे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट टाइम पर ना आया हो, या आपका कुछ प्रीमियम को लेकर कुछ भी कंपनी के साथ में अंडरस्टैंडिंग बराबर ना हो, शिकायत हो आपकी उनसे, या किसी भी तरह की इंश्योरेंस को लेकर आपके पास अगर कोई शिकायत है, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। अनिल जी, ओम्बड्समैन के पास जाने के बाद कितने दिनों में सुनवाई हो जाती है और हमारी शिकायत का निपटारा हो जाता है? क्या इसके लिए किसी तरह की फीस या खर्च भी होता है जो हमें लेना पड़ता है? नहीं, देखिए इसकी कोई फीस नहीं है, और IRDA की वेबसाइट पे पूरी प्रक्रिया बहुत साधारण शब्दों में समझाई गई है कि कैसे आप उसको ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं, और तकरीबन 15 से 30 दिनों में हमने ये देखा है कि कार्रवाई हो जाती है। ओम्बड्समैन से एक चिट्ठी चली जाती है इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को कि ये आपके अगेंस्ट ये शिकायत आई है, आप इसका जवाब दीजिए, और फिर जैसे पंकज जी ने भी बताया कि एक डेट फिक्स करके दोनों पार्टियों को सुना जाता है, और उसके बाद फिर ओम्बड्समैन अपना 3-4 दिन और लगा के उसके ऊपर अपना फैसला सुना देते हैं। और वो फैसला जैसे बताया कि वो इंश्योरेंस कंपनी को तो मानना ही पड़ता है, वो उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फैसला इंश्योर्ड पर्सन के हक में नहीं होता है तो इंश्योर्ड पर्सन के सामने फिर भी एक रास्ता है कि वो उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट्स में जाए, और तब तक लड़ता रहे जब तक उसकी अपनी तसल्ली नहीं हो जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास आगे कोई रास्ता नहीं है, आप आगे भी गुहार लगा सकते हैं, खासतौर से इंश्योरेंस लोकपाल है जिसका दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। लेकिन अब शो का जो डिस्कशन है, पहले आधे घंटे का आखिरी पड़ाव एक सर्वे से जुड़ा हुआ है जो कि बहुत दिलचस्प है। ये जो सर्वे है ये है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और YouGov इंडिया का। इस सर्वे की मुख्य बातें जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं जो निकल कर आई है वो ये है कि लोग आज भी इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी हद तक भरोसा करते हैं जहां तक ज़िंदगी की लक्ष्यों की प्लानिंग की बात है, फाइनेंशियल गोल्स की जब बात आती है, और उसमें भी प्राथमिकता दी गई है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका बेहतर भविष्य। जब इस तरह के लक्ष्यों की बात आती है तो माता पिता आज भी इंश्योरेंस प्लान और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। तमाम हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं, लेकिन मोटी बातें इस सर्वे को लेकर थोड़ा सा हमें चकित भी करती है पंकज जी, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पर लेके जाएं और ये बताएं कि कैसे अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन इस सर्वे में एक मुख्य बात ये भी है कि ये कोविड के दौरान जब महामारी की शुरुआत हुई या उसके बीच का जो समय था उस दौरान किया गया था, जब लोगों में आर्थिक अनिश्चितता को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस था या वो उसको फेस कर रहे थे। लेकिन उस स्थिति में भी ये एक जागरूकता नहीं होने का ही सबूत है कि आप आज भी अपने लिए इंश्योरेंस प्लान को, अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए इंश्योरेंस प्लान को ही भरोसेमंद मानते हैं। कविता, पहली बात तो यह है कि ये जो सर्वे है इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। 1333 पेरेंट्स का सर्वे है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में छोटे से सैंपल साइज पर सर्वे करके किसी निष्कर्ष पे आना मेरे हिसाब से शायद उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है, मैं काफी हद तक इस आपसे सहमत हूं कि बिकॉज अनअवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता की कमी है, इसके लिए आज भी लोग जब बच्चों की बात करते हैं तो बोलते हैं पॉलिसी बाय करनी है। तो ये क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज पे कमीशन ज्यादा होता है, इस वजह से इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती हैं, और क्योंकि लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है, इसके लिए वो भी बोलते हैं कि बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है। लेकिन सही तरीका यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखिए। टर्म प्लान बहुत जरूरी है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना या फिर PPF इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं, पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम्स भी हैं जैसे टाइम डिपॉजिट वगैरह, और फिर म्यूचुअल फंड्स का तो आपके पास में बिल्कुल चॉइस है ही। जहां पर लंबे वक्त में जब आप बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन और शादी की, तो मेरे हिसाब से इक्विटी के रिटर्न्स को बीट कर पाना शायद मुश्किल होता है, और इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स को इस तरह के गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो अनिल जी, सर्वे में जो बात निकल कर आई है उसमें अभी भी 2/3 लोग यूलिप को प्रेफर करते हैं और मनी बैक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर सिर्फ छोटे शहरों की बात नहीं हो रही है, छोटे बड़े दोनों शहरों में मनी बैक प्लान्स को बहुत अच्छे से देखा जाता है और इसमें निवेश किया जाता है। और एंडाउमेंट प्लान्स भी है जिनको खासतौर से बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं। कैसे देखते हैं आप सर्वे की इस हाईलाइट को?
देखिए, एक तो यह है कि सर्वे किस समय पे किया गया उस चीज की बहुत अहमियत है। अगर हम अपनी याददाश्त को थोड़ा सा जुड़ाएं तो देखिए, अप्रैल 20 में जब ये शुरू हुई थी कोविड की सारी प्रॉब्लम, और अब उस बात को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, तो शुरू शुरू में एकदम से जब लॉकडाउन लगा और लोगों की नौकरियां छूटी और समझ नहीं आया कि कब तक चलेगा, तब स्टॉक मार्केट भी धराशायी हो गई थी, अगर आपको याद हो। तो उस वक्त ये हो गया था कि इन्वेस्टमेंट्स का तो कुछ अता पता नहीं है, तो सिर्फ इंश्योरेंस ही हमारा बचाव कर सकती है, क्योंकि वो मार्केट एग्नोस्टिक है, क्योंकि उसका मार्केट से कोई लेने देना नहीं है। और ज्यादातर घरों में ये देखा गया है कि हमारे माता पिता ने, अगर हम अपने बचपन को याद करें तो याद आता है कि वो मनी बैक पॉलिसीज ही लेते थे और पैसा जमा करते थे, और हर 5-5 साल के बाद कुछ पैसा वापस आता था। उस पैसे से जो है वो बच्चों की फीस वगैरह भरा करते थे। तो ये लोगों के दिमाग में एक समाई हुई है कि इंश्योरेंस कंपनीज की मनी बैक पॉलिसीज होती हैं, उससे हम बच्चों की फीस वगैरह पे कर सकते हैं। और अगर ये सर्वे उस टाइम किया गया था जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, अप्रैल मई 2020 में, और इन्वेस्टमेंट्स को लोग ज्यादा नहीं प्रेफर कर रहे थे, ये सोच के कि पता नहीं कब तक जॉब चलेगी, और बच्चों की एजुकेशन जो है वो गोल नंबर 1 है। देखिए, 4 गोल हैं सभी के, आपको सबको मालूम है फाइनेंशियल प्लैनर्स को: बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा, बच्चों की विवाह और रिटायरमेंट, और साथ में घर बनाना। तो इनमें प्राथमिकता दी सबने बच्चों की उच्च शिक्षा को। और उसके लिए, क्योंकि ये इमीडिएट गोल है, अगर बच्चे आपके 3, 5, 8 साल के हैं तो कुछ ही सालों में आपको उनकी उच्च शिक्षा के लिए पैसा तैयार रखना पड़ेगा। तो उसको चलते यूलिप या जो मनी बैक प्लान्स हैं, वो लोगों के दिमाग में एकदम से उनको लगा कि ये अच्छे प्लान्स हैं, इसमें कोई मार्केट का लेना देना नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होगा, हमें टैक्स में भी छूट मिलेगी, और मनी बैक प्लान है, हमें पता है कि इतने सालों के बाद इतना पैसा वापस आ जाएगा। उसमें लोग रिटर्न को कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसमें लोग ये नहीं देखते हैं कि इसकी रिटर्न 4% आ रही है या 5% आ रही है, या इन्फ्लेशन को बीट भी कर रहा है नहीं कर रहा है। बस उसमें कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स की भी शाबाशी देनी चाहिए कि वो भी ऐसे करके इन प्लान्स को समझाते हैं कि लोगों को लगता है कि इनसे बढ़िया कोई प्लान ही नहीं है। तो मुझे कोई ज्यादा अचंभा नहीं हुआ जब मैंने ये पढ़ी रिपोर्ट की 1133 लोगों ने, पेरेंट्स ने, जिनके 10 साल से छोटे बच्चे थे, ये यंग पेरेंट्स थे, इन सब की उम्र थी 30, 35, 38 साल रही होगी, क्योंकि बच्चे उनके अगर 10 साल से छोटे थे। उन्होंने अगर अपने प्रश्न के उत्तर में ये बोला कि हम प्रेफर करेंगे मनी बैक पॉलिसीज, क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा से सुना हुआ है कि उन्होंने भी अपने, जब वो छोटे थे तो ना कहीं मनी आप बैक जो कह रहे हैं ना, सर्वे की जी। टाइमिंग बहुत जरूरी है कंसिडर करना, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वित्तीय साक्षरता का अभाव, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है जो इस तरह के सर्वे से निकल कर आता है। और वो तमाम पहलू हमने इस चर्चा में अभी डिस्कस किए हैं, जहां पर ये बात सामने निकल कर आती है कि इंश्योरेंस एक रिस्क कवर है, एक प्रोटेक्शन कवर है, उसके तौर पर ही आपको उसको खरीदना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम होता है कि आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले, जिसमें आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। इस तरह के सर्वे हम इसीलिए इस शो पर लेकर आए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह लोग भ्रमित हो जाते हैं। और भले ही आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये माहौल नहीं बनता अगर हम और आप मिलकर अपनी फाइनेंसेस की तैयारी करते और इस तरह की अनिश्चितता कम से कम आर्थिक तौर पर तो तैयार रहते। चलिए, मनी मंत्रा में फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल शो में शामिल करेंगे। आप भी लाइव देख रहे हैं तो अपना सवाल डालिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, कमेंट बॉक्स में, और हम करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में अब आधे घंटे हम करेंगे सवाल जवाब का सेशन, जहां पर मेरे साथ पंकज मटपाल, अनिल चोपड़ा हमारे मेहमान बने हुए हैं और एक एक करके दर्शकों के सवाल शो में शामिल करेंगे। बता दें आपको कि ये शो जो है वो लाइव है ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी। अगर आप चाहें तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लाइव हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। और पहला सवाल स्क्रीन पे फ्लैश भी हो गया है। मिस्टर ए मलिक फोन लाइन पर है मेरे साथ। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कैसे हैं? नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम व्हाट्सएप में आपको किया भी था, तो मेरा मैम 2018 से मैं 5-6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। 2000? अभी मेरा एज 2018? 2018। हाँ, 2018 से। हाँ। अभी मेरा एज है मैम 33 ईयर्स। मैं 20-25 साल का नजरिया देख रहा हूँ। मेरे को 1 से 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो कर्पस बनाना है। 1 से 1.5 करोड़ में 50 लाख का फर्क है सर। आपको निवेश बढ़ाना, कम करना पड़ेगा उसके मुताबिक। 2 करोड़ कर दूं इसको?
हाँ 2 करोड़ कर सकते हैं। मैं 20 से 25 साल का नजरिया रख रहा हूँ मैम। लंबा समय तो है। तो कितना अभी निवेश करेंगे हर महीना? अभी मैं 10,000 के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 50 6 लाख। म्यूचुअल फंड पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड है। इसमें एक है SBI ब्लू चिप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड जो कोटक मल्टी कैप फंड है, और ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड है, और निपन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है, और L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, प्लस UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है मैम। तो इसमें 6 फंड पे 10,000 के हर महीना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं 20% के हर साल इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब मैं हर साल 2,000 के एक्स्ट्रा प्लस करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं 20-25 साल में इस अमाउंट को अचीव कर पाऊँ? मुझे ये बताइए, ये आपका लक्ष्य रिटायरमेंट का ही होगा ना, अगर आप इतना लंबा समय ले रहे हैं तो? नहीं, ये मैम मेरी 2 लड़की है, ट्विंस बेबी है, उनका एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो अभी उनका उम्र अभी तो अंडर 1 ईयर है, तो उनके लिए मैं करना चाह रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है। अनिल जी, आपके पास मैं आऊँगी। मैंने 50 लाख से इनका इनफैक्ट 1 करोड़ से ही इनका पूरा लक्ष्य बढ़ा दिया है। पहले 50 लाख और बढ़ाने का मैंने सोचा था, लेकिन अब मैंने उसको 2 करोड़ कर दिया है। जिस तरह से इन्होंने अपने लक्ष्य मुझे बताए हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने अपनी इन्फ्लेशन, महंगाई को भी काउंट इन किया हुआ है। फंड्स के नाम मेरे सामने नहीं आ पा रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने शायद सुन लिए हों। अनिल जी, अब बताएं इनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ देखिए, एक तो थोड़ा सा जो मैं दुविधा में हूँ कि जो 10,000 रुपये इन्होंने बताया, ये जो 6 सिपें बताई, क्या हर एक सिप इनकी 10,000 रुपए की है? हाँ, यानी क्लैरिटी ले कि लेंगे। 60,000 मेरे पास रुपए। जी जी मलिक साहब, क्या आप 60,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं? नहीं, हर प्लान पे 10,000 नहीं है, टोटल 10,000 6 प्लान पे हाँ, चल रहा है। ठीक है, ओके ठीक ओके, है, कोई ओके। 2,000 का है, कोई 1,000 का, ऐसे करके। हाँ। तो यस, तो उसके चलते, लेकिन साथ में आपने ये भी बताया कि आप उस अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे 10% से हर साल, बिल्कुल यानी 10 बिल्कुल। से 11, फिर 12, फिर 15, 20 ऐसे हो जाएगा। तो हमने एक यस, जल्दी से हाँ। कैलकुलेशन करके ये पाया फंड के कि नाम अगर कहाँ है? हम फंड्स के नाम है हमारे पास, ये इन्होंने बताए थे। SBI ब्लू चिप फंड है इनका, एक लार्ज कैप फंड है। कोटक मल्टी कैप फंड है इनका, और इसके अलावा इनके पास निप्पॉन फोकस इक्विटी फंड भी है, जो कि फोकस यानी कि कंसंट्रेटेड फंड है। और 2 इनके पास हैं वो ग्राफिक्स थीमेटिक मुझे फंड। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा था अनिल जी, इसलिए मैंने कह दिया। बताइए क्या करना चाहिए इनको? हाँ, तो देखिए, इनकी जो फंड्स की सिलेक्शन है, वो उसमें थोड़ी सी चेंज की जरूरत है, क्योंकि हमारे एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल्स मलिक साहब, अगर आप 5 सिपे चलाते हैं तो 5 में से 2 होनी चाहिए लार्ज कैप, तीसरी होनी चाहिए मिड कैप, चौथी फ्लेक्सी कैप, और 5वीं जो एक है वो कोई भी थीम हो सकती है, जैसे कि स्पेशल सिचुएशन फंड या FMCG फंड या इंडेक्स फंड वगैरह। तो जबकि आपके 6 में से 2 जो हैं वो आपने थीमेटिक फंड्स चुने हुए हैं, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप फाइनेंशियल प्लानर को मिलके और थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लें। और जैसे जैसे आप अमाउंट्स को बढ़ाते जाएंगे, तो हमने कैलकुलेशन करके ये पाया कि अगर मार्केट से हमको रिटर्न तकरीबन 11% पर एनम की आती है, जो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि 10 से 12% की रिटर्न आनी चाहिए मार्केट से अगले 20-25 वर्षों में, तब आपका जो ये 1 करोड़ का सपना है ये तो आराम से पूरा हो जाएगा। और साथ ही आपने बोला 1 से 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन कविता मैडम चाह रही हैं कि आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर, मुद्रास्फीति को, महंगाई को ध्यान में रखकर अपने प्लान को 2 करोड़ तक ले जाएं। उसके लिए आपको कोशिश ये करनी होगी कि बजाय 10% के आप अपने एनुअल इन्वेस्टमेंट को 20% से बढ़ाएं, यानी 10,000 से करें 12, फिर 12 से 14, फिर 16, फिर 20, ऐसे करके अगर आप चलेंगे तो आप 2 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। और फिर आप जो आपकी दोनों बेटियां हैं उनकी पढ़ाई भी और उनकी शादी भी अपने स्टाइल से, अपने तरीके से आप कर पाएंगे। और याद रखिए कि सारे सिपों को आपने लिंक कर देना है, कि जैसे ये सिप ये इस बेटी की शादी के लिए, सिप नंबर 2 इस बेटी की पढ़ाई के लिए। इस तरीके से अगर आपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को लिंक कर देंगे अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के साथ, और अमाउंट को बढ़ाते चलेंगे और पोर्टफोलियो अपना बैलेंस रखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया 2 लार्ज कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप और 1 थीम, तब आप अपने सारे गोल्स को निश्चिंत होकर पूरा कर पाएंगे और अपनी लाइफ के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप आराम से पूरा कर पाएंगे। मलिक साहब, आपको सलाह समझ में आई? हाँ मैम, समझ में आई है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अपना सवाल देने के लिए। अभिमन्यु जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिमन्यु जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
हाँ, मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। अपने टीवी की आवाज कम कर देंगे आप और मुझसे फोन पर बात कीजिए प्लीज। यस यस। ओके, अगर आप अभी मुझे सुन सकते हैं फोन पर तो आपकी 2 SIP चल रही है। DSP का कौन सा फंड है? DSP का फंड एक है, वो उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन DSP का ही है। ये दोनों फंड जो आपने शामिल किए हैं वो आपने अपने खुद रिसर्च की है या किसी आर्थिक सलाहकार से आपने सलाह ली है? नहीं, मैंने खुद से लिया है। आप समझते हैं बाजार को सर? मैं समझता नहीं हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने हमको सजेस्ट किया था तो मैंने ये लिया था। और सर आपको फंड का नाम भी नहीं पता? DSP का फंड है वो। हाँ। और एक ICICI प्रूडेंशियल लो ग्रोथ का है। देखिए, अच्छी बात है कि आपने निवेश करने के बारे में सोचा। आपको शायद अपने दोस्त काफ़ी समझदार लगते होंगे और उनकी बात सुनकर आपने निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत भी की है। लेकिन देखिए, एंड ऑफ द डे ना अभिमन्यु जी, ये आपकी मेहनत की कमाई है ना? इसमें आप कहाँ पैसे लगा रहे हैं, आप किस तरह के फंड में पैसे लगा रहे हैं, उस फंड में कितना जोखिम है, ये सब समझने की जिम्मेदारी ना आपकी होती है। उसके लिए आपका दोस्त या कोई और भी जवाबदेही नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी आर्थिक सलाहकार के पास जा रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं आपको सलाह देने के लिए। लेकिन आपने अच्छा काम एक ही किया है कि मनी मंत्रा को अपना सवाल दे दिया। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी हम उलझन को सुलझाएं। पंकज जी, DSP का कौन सा फंड है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका लक्ष्य जो लिखा है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के खर्चों के लिए ये SIP कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, कितने की SIP कर रहे हैं? 5,000 पर मंथ का है। 5,000 10,000 रुपए हर महीना कर रहे हैं ना? और कितना समय देंगे? ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए किया। तो 15 साल समझूं कि 10 साल समझूं? हाँ, 15 साल समझे। आप जोखिम उठा सकते हैं ना, 15 साल का समय है तो? हाँ। चलिए, तो अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में मुझे बदलाव चाहिए होगा इनके लिए, और पंकज जी आप इसको सही दिशा दे पाएंगे। बताएं, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएं अपने गोल्स को लेकर अपने पोर्टफोलियो में। कविता, देखिए यहाँ पर बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिमन्यु जी को बिल्कुल नॉलेज बहुत लिमिटेड है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं एक बार रिपीट फिर करूंगा जो आपने कहा। देखिए, DSP या ICICI प्रूडेंशियल, ये समझ लीजिए कि क्योंकि वो कंपनी है, मान लीजिए दुकान है, उस दुकान में बहुत सारा सामान हो सकता है, तो आपको क्या सामान चाहिए वो जरूरी है जानना, ना कि सिर्फ दुकान का नाम पता होना चाहिए। तो अगर आपकी अभी लिमिटेड नॉलेज है, ऐसे में मैं तो ये कहूंगा कि जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म गोल है, आपको अग्रेसिव फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इस तरह के फंड्स होंगे तो उतार चढ़ाव भी ज्यादा हो सकता है और आप घबरा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दे रहा हूं, शुरुआत में आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स और इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। ये इसके लिए क्योंकि इन फंड्स में जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, इक्विटी और डेट दोनों ही रहेगा, हाइब्रिड फंड्स हैं, और समय समय पर फंड मैनेजर्स ये तय करेंगे कि इक्विटी और डेट में कितना एलोकेशन होना चाहिए। साथ ही इंडेक्स फंड जो होते हैं वहां पर भी रिटर्न्स मार्केट के हिसाब से होंगे, तो आपको शायद ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो शुरुआत यहां से कीजिए, लेकिन आने वाले समय में जैसे कविता कह रही थी, आपके गोल को देखते हुए आपको थोड़े से मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स को भी पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा। तो शुरुआती दौर में मेरी सलाह यह है कि आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड से शुरुआत करें, उसमें SIP करें। और साथ ही जहां तक इक्विटी इंडेक्स फंड का सवाल है, तो एक्सिस निफ्टी 50 या निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान, और या फिर थोड़ा सा आप एक स्ट्रेटेजिक इंडेक्स फंड शामिल करना चाहें तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, इसको शामिल कर सकते हैं। तो शुरुआत में मेरी सलाह ये रहेगी आपको। जी, थोड़ा सा इस ड्यूरेशन को डिवाइड करते हैं। देखिए, 15 साल है, आपने कहा है कि क्योंकि अभी ये समझदार नहीं है बाजार को लेके, तो ये थोड़ी सी बैलेंस चाल और पैसिव फंड्स के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत के कितने सालों के बाद ये इक्विटी फंड्स पोर्टफोलियो में डालें? 2 साल, कम से कम 2 साल तक आप देखिए, मार्केट को ट्रैक कीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़े से और भी स्मार्टली समझ सकें तो जल्दी भी हो सकता है, बट 2 साल का समय काफी होगा। और क्योंकि जो फंड्स बताए हैं ये इस तरह के मार्केट में अच्छे भी हैं, आप यहां रहिए, और उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ी सी समझ और बढ़ेगी, तब आप और थोड़े से अग्रेसिव फंड को शामिल कर सकते हैं। कविता, मैं क्यों कह रहा हूं
आपको मेरा आंसर थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतने लंबे समय के लिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, बट साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार निवेशक घबरा कर मार्केट से दूर हो जाते हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि हम तो कुछ सोच के फंड बता रहे हैं और निवेशक उनसे दूर चले जाएं। इससे अच्छा है कि बहुत रिस्क ना लें, बहुत वोलेटिलिटी ना लें, लेकिन इस तरह के फंड से वो लंबे समय तक बने रहें। इसके लिए मैंने इस फंड शुरुआत से ही उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे दे, जहां पर एक मिक्स भी हो, बैलेंस एडवांटेज फंड भी हो, एक इंडेक्स फंड भी हो, और मान लीजिए एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का भी कोई फंड हो। क्या ऐसी अप्रोच सही नहीं होगी? बिल्कुल ले सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड का सुझाव आपका सही है, आप उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, थोड़ा सा मैंने क्यों कंजर्वेटिव अप्रोच रखी, इसीलिए वो तो मैं समझ गई, क्योंकि ये एक नए निवेशक है, हालांकि अपने मित्र के साथ बैठकर कितना बाजार पर चर्चा करते होंगे मुझे नहीं पता। अभिनव जी एक और चीज, अभिमन्यु जी एक और चीज जो मुझे पूछनी है, आपको कितने पैसों की जरूरत होगी 15 साल बाद? मैं सेट करता हूँ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब। 1 करोड़ या 1.5 करोड़। तो देखिए एक बात तो साफ है कि आपको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ऐसे में मैं ये तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन और था मेरा। पूछिए। लाइक मैं इसको डायरेक्ट ही परचेज करूँ या फिर कोई फंड एडवाइजर के थ्रू करूँ? मेरे ख्याल से आप समझते नहीं हैं, तो आप रेगुलर प्लान लें। पंकज जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आप छोटा सा ही जो एडवर्टीजमेंट में सुनते हैं कि ब्रोकर का कमीशन जाएगा, कमीशन कितना होता है? 0.5% का आपको फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम 1% का फर्क पड़ेगा। बट जो आपकी हैंड होल्डिंग होगी, आपको समय समय पर एडवाइस मिलेगी, और जैसा मैंने कहा कि 2 साल अगर आप किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद बहुत जल्दी ही वो आपको बराबर से समझाए और आप थोड़े से ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सके जो आपके गोल को जल्दी पूरा करने में हेल्पफुल हो। आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु जी उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। फंड्स के नाम अगर आप वापस जानना चाहें तो ये शो यूट्यूब पर जाता है चैनल के, वहां पर आप देख सकते हैं। मेरे पास अब केवल 10 मिनट है और मेरे पास सवाल 5-6 हैं, तो हम संक्षेप में जवाब लेंगे। हमारे साथ बिस्वजीत पात्रा फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, बताएं टर्म प्लान को लेकर क्या सवाल है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ। सो एक टर्म प्लान को लेके और एक म्यूचुअल फंड को लेके। म्यूचुअल फंड फॉर द रिटायरमेंट। एक्चुअली टर्म प्लान मैंने 2015 में मेरे लिए लिया हूँ ऑलरेडी, मैक्स लाइफ से 1 करोड़ का। सो अभी मैं एक मेरा वाइफ का नाम पे लेना चाहता हूँ, उस बेसिस के ऊपर 50% एलिजिबिलिटी, एंड माय वाइफ शी इज हाउस वाइफ। एक सवाल है whether I can take or not। मेरे ख्याल से आज के शो में मैं यही सवाल शामिल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जानकारी केवल इसी सवाल को लेकर थी। अगले सवाल के लिए आप वापस से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनिल जी आपके पास मैं आऊंगी, बताएं इनका जो सवाल है अपनी पत्नी के लिए, क्या उनको भी ये टर्म प्लान में कवर कर सकते हैं या उनके नाम पे टर्म प्लान ले सकते हैं? देखिए क्योंकि वो हाउसवाइफ हैं और हम सब समझते हैं क्योंकि हाउसवाइफ की अपनी कोई इनकम नहीं होती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो है कुछ और लोग आश्रित हैं या डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली। अगर उनको कुछ हो जाता है तो बाकी लोग सफर करेंगे। उसके चलते जो अंडरराइटिंग की गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, और अमाउंट भी जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि मैक्सिमम 50 लाख तक का ही ले सकते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज की अपनी अपनी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस हैं हाउसवाइफ को लेके। इंश्योर्ड इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि जिसकी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया जा रहा है, ये जानना जरूरी है कि अगर वो नहीं रहेगा तो कितने लोग उससे जो है इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो उसके चलते ही इनको अपनी वाइफ के नाम से एक टर्म प्लान ले सकते हैं, और मैक्सिमम 50 लाख तक का ही मिलेगा एज पर द गाइडलाइंस, और प्रीमियम शायद थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये आप अपनी डिफरेंट कंपनी से कोटेशन लेके या अपने फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके उसके जरिए 3-4 अलग अलग कोटेशन लेके फिर आप अपनी प्लानिंग करके और अपनी वाइफ के नाम से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। चलिए झटपट आगे बढ़ेंगे अगले कॉलर की ओर। क्या हमारे साथ अगले कॉलर विजेंद्र फोन लाइन पर नहीं है? हमारे पास बागबान साहू साहब फोन लाइन पर हैं, जिन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप में निवेश किया हुआ है। सर नमस्कार साहू साहब, कैसे हैं? मैं फाइन हूँ मैम। गुड इवनिंग कविता जी। गुड इवनिंग। और कोई फंड शामिल किया है इन 5 के अलावा? हाँ, मैं व्हाट्सएप में वो डिटेल नहीं दिया है। मैंने एसबीआई का 3 फंड लिए हैं, एक स्मॉल कैप ब्लू चिप फंड एंड एसबीआई अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी। क्यों एक ही एएमसी के? हाँ नहीं, ये एक्चुअली मेरा 9 पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में 9 टोटल है। उसमें से मेरा मतलब कुछ मेरे नाम पे है, कुछ मेरा मिसेज वाइफ के नाम पे है, कुछ बच्चे के नाम पे है।
तो सर आपने तो बहुत कम जानकारी हमें दी है, यहाँ केवल 5 फंड्स पर आपने सलाह मांगी है। मेरे ख्याल से मैं चाहूंगी कि अपना सवाल आप वापस से भेजें, लेकिन जो 5 फंड्स पर आपने सवाल भेजा है अनिल जी उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अनिल जी क्लैरिटी तो अब जब वापस सवाल भेजेंगे तभी ही मिलेगी, लेकिन ये 5 फंड आपको कैसे लगते हैं? देखिए, ये जो फंड्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, अच्छा चुनाव है इनका। और जैसे मैंने पहले बोला कि एक बैलेंस होना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो में, वो नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि इनके पास एसबीआई का ब्लू चिप है जो कि एक लार्ज कैप फंड है, फिर एक्सिस का स्मॉल कैप है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी हो गई, और एक्सिस का मिड कैप है, और पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है। तो जैसे मैंने शुरू में एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि आपके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक थीम होनी चाहिए। उसके चलते बागबान साहू जी ने अपना अच्छा चुनाव किया हुआ है पोर्टफोलियो का। मुझे एक चीज पता नहीं है बस, ये सिप कर रहे हैं हर महीने या इन्होंने लमसम करके छोड़ दिया है। अगर सिप करें छोटे अमाउंट्स की इन सारे फंड्स में तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और अपने ये भविष्य के सारे इंपॉर्टेंट जो इनके आर्थिक लक्ष्य हैं उनको आराम से पूरा कर पाएंगे। बागबान जी, वैसे तो यहाँ पर अनिल जी ने एक ही सवाल पे क्लैरिटी मांगी है, लेकिन मुझे बहुत डिटेल्स चाहिए होंगी आपसे। मैं चाहती हूँ कि सवाल वापस से व्हाट्सएप कीजिएगा, 9 फंड्स के नाम डालिएगा। सर अभी ना मेरे पास शो पे टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे और 2 सवाल भी लेने हैं। मैं बता रही हूँ क्या क्या जानकारी मुझे चाहिए होगी आपसे। फंड के नाम ले दीजिएगा मुझे, कितने की एसआईपी कर रहे हैं, कितना समय निवेश करेंगे और क्या लक्ष्य है, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, विवेक हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं और इन्हें शुरुआत करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट की। ये फ्रेशर है। हाय विवेक, क्या उम्र है आपकी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं 40 इयर्स का हूँ। ओके। और थोड़ा सा बिजनेस है छोटा सा मेरा। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। ओके, कितने से शुरुआत करेंगे? मैं पहले मैम क्लियर कर दूं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैसा जहाँ भी लग रहा है वो सेफ रहे। अच्छा। मतलब ये है कि जितना भी लगाए वो मेरा एक्चुअल मनी मेरे पास रहे। प्रॉफिट लॉस का मुझे भी कोई वो नहीं है, लेकिन जो लगा रहा हूँ वो मेरे पास रहना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एसआईपी में क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा जो लगा रहा हूँ मैं उसमें? चलिए, एसआईपी ना एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। एसआईपी अपने आप में कोई निवेश विकल्प नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या अगर आपको शेयर भी खरीदने हैं ना, तो एसआईपी एक जरिया है, एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जिसके जरिए आप पैसे लगा सकते हैं। आप बाजार को पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा कुछ जानकारी है आपको? नहीं है? नहीं मैम, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। चलिए, तो पंकज जी अब सवाल पूरा बदल गया है। ये फ्रेशर हैं और कंजर्वेटिव निवेशक है, अपने पैसे पर जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका जवाब आप जल्दी से बता दें क्या होगा। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कीम हो उसमें कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। जो आप चाहते हैं कि कम से कम जो पैसा लगाया है वो बिल्कुल सेफ रहे, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क को लेना पड़ेगा अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे एसआईपी के जरिए करें या आप लमसम करें। लेकिन ये होता है कि लंबे समय में यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो वो जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर होता है पर लंबे समय में वो मार्केट ऊपर जाता है, रिस्क कम हो जाता है। बट ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यदि आप इतना रिस्क लेकर और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे में मेरी सलाह होगी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और इक्विटी फंड्स में करें। आप थोड़े से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरुआत कर लें, उस तरह के फंड में करें, लेकिन ध्यान रहे कि कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी सवाल मैं लेना चाहती हूँ। व्हाट्सएप के जरिए हमें जो भेजा है विजेंद्र गुप्ता ने, ये अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अनिल जी, इनका सवाल अच्छा पंकज जी के लिए है इनका ये सवाल। तो इन्हें सरकारी बॉन्ड में ब्याज कितना मिलता है उस पर जानकारी चाहिए। रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लेकर मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी चाह रहे हैं, और अगर ये जीसेक में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी किस तरह का ब्याज मिलेगा और कैसे निवेश किया जाए। रिटेल डायरेक्ट स्कीम अभी ओपन हुई है, इसमें निवेशक डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट खोलकर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब कि जो बॉन्ड्स हैं या ट्रेजरी बिल हैं, जो भी सरकारी पेपर हैं, अलग अलग टाइम के होते हैं। आपको कितनी अवधि के लेने हैं उस पर डिपेंड करेगा, और अभी के जो स्थिति है, इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से आपको जिस हिसाब से बैंक के ब्याज देख रहे हैं उसी हिसाब से 5-6% का आप यील्ड यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये क्योंकि नया है तो लोग सवाल बहुत पूछ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिफरेंट तरह से इन्वेस्टमेंट करने की चॉइस थी। और मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड में गिल्ड फंड होते हैं
वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। तो आप गिल्ड फंड्स के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसा कि आपने पूछा स्कीम में आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कूपन मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका बहुत सीमित होगा। अच्छा, अब क्योंकि हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं और अनिल जी, सवाल ये भी आता है, जैसे कि हमारे दर्शक ने भी पूछा था कि उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना है अपने पैसों को लेकर, तो आज की तारीख में एफडी से बेहतर हम कहते तो हैं कि डेट फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो क्या किसी का हो सकता है, बनाया जा सकता है क्या? हो सकता है। देखिए, इनका प्रश्न मैंने जब सुना, इन्होंने बोला कि सरकारी बॉन्ड चाहिए, तो देखिए जो सरकारी बॉन्ड है आज की तारीख में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, बट कम लोग जानते हैं, वो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशूड बॉन्ड्स हैं और बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि वो सोवरेन है, बैंक फिक्स डिपॉजिट से भी 100 गुना ज्यादा सेफ। 7 साल की स्कीम है, कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। 7 साल की है। उसमें अभी जो ब्याज है वो 7.15 यानी हिंदी में 7.15 है। जो सोचिए, बैंक एफडी में 5% मिलता है, यहाँ 7.15, 6 महीने ब्याज मिलता है। और लेकिन ये फिक्स नहीं है 7 सालों के लिए, क्योंकि इसका नाम ही फ्लोटिंग रेट है। तो एक तो ये हम सजेस्ट करेंगे कि जो भी लोग पहली बार निवेश कर रहे हैं और जो सेफ्टी चाहते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट की, कि मूलधन उनका कभी कम ना हो, उनके लिए ये बढ़िया है। फिर पीपीएफ तो एक है ही है, एवरग्रीन जो है, डार्लिंग ऑफ द मासेस जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो 15 साल की स्कीम है, लेकिन वो डेट ओरिएंटेड है, उसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है। हाईएस्ट टैक्स फ्री रिटर्न जो है आज की डेट में पब्लिक के लिए, वो पीपीएफ से ही मिलती है। उसके अलावा डेट फंड्स में तो तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं, लिक्विड फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स हैं, मीडियम टर्म प्लान्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं। वो अपने फाइनेंशियल प्लानर को मिलकर आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी रहती है कभी भी। डेट फंड जो है एनी टाइम आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में 15 साल आपको इंतजार करनी पड़ेगी। और जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की मैंने बात करी, वो 7 साल के लिए होते हैं, जिसमें 6 महीने ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से आप, कविता जी, जैसे आपने प्रश्न पूछा, आपका डेट इन्वेस्टमेंट्स का भी एक पोर्टफोलियो का मिक्स बन सकता है, कुछ एनी टाइम लिक्विडिटी और कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। चलिए, तो यहाँ पर बुनियादी बात यह है कि अपनी रिस्क एपेटाइट यानी अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को आपको समझना होगा और तमाम तरह के विकल्प। देखिए, डेट में अगर हम देखें तो सेबी ने जो क्लासिफिकेशन दी है उसमें तो 16 तरह की कैटेगरीज है, जहाँ पर न सिर्फ आपकी रिस्क एपेटाइट बल्कि निवेश को लेकर आपका नजरिया कितना है, यानी आपकी निवेश अवधि कितनी है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, इसको भी क्लासिफाई करके आपको विकल्प दिए गए हैं। बस आपको करना इतना है कि अपना निवेश का जो नजरिया है वो पता लगाना है, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझना है, किस लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं वो आपको समझना होगा। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज दर्शकों को सलाह देने के लिए, उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में उन्हें आगे ले जाने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।